हेलो, वेलकम टू एवरीवन टुडेज क्लास। देखिए, हम अभी तक पढ़ चुके थे 12th वालों के लिए। यदि बात करें तो हमने लास्ट पीरियड में, इससे पहले वाले में जो था वो रिलेटिव पार्शियल प्रेशर या रिलेटिव वेपर प्रेशर की हमने इसके अंदर बात की थी। उसके अंदर जो आपका कमी आती है, लोअरिंग रिलेटिव वेपर प्रेशर की बात की थी, कमी आती है उसकी। तो जो आपेक्षिक वाष्प दाब होता है उसमें कमी की अभी डेफिनेशन नहीं देखी है हमने, समझा था सिर्फ उसको। तो आज हम उसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। साथ ही वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणु संख्या गुणधर्म क्यों है ये देखने वाले हैं। उससे पहले हम देखेंगे राउल्ट का लॉ। एग्जाम के लिए सबसे आईएमपी डेरिवेशन लगा लो आपके उसमें कॉपी के अंदर, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ वीडियो देखने के लिए, ठीक है। राउल्ट के लॉ के अंदर आप लगा लो बिल्कुल वेरी आईएमपी। इस चैप्टर के अंदर इस क्वेश्चन को जितने आईएमपी दे सकते हो उतने अपने साइड से दे लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो राउल्ट के लॉ को समझने के लिए हमको कुछ चीजें समझना होगा, ठीक है। तो मैं उस पर आता हूं कि आप एक चीज तो जानते हैं, सॉल्यूशन जो होता है विलियन है ना। नहीं तो कुछ लोग हिंदी वाले बोल रहे होंगे विलन आ गया, विलन नहीं विलियन। इसमें दो चीज होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। विले और विलायक। तो देखो दो कंडीशनें हो सकती हैं बेटा। पहली कंडीशन मैं बोल दूं कि ये दोनों ही जो हैं वो लिक्विड हैं, मतलब दोनों ही आपके क्या हैं, द्रव हैं, या जिसको आप बोलते हो लिक्विड, दोनों ही हैं ये, है ना। साथ ही दोनों ही आपके कैसे हैं, वोलेटाइल, मतलब वाष्पशील। ये कंडीशन बन सकती है पहली। दूसरी कंडीशन बन सकती है, ये कंडीशन नंबर क्या हो जाए, फर्स्ट। ये कंडीशन फर्स्ट हो जाए। सेकंड कंडीशन बन सकती है कि आपका ये हो जाए, जो सॉल्यूट है वो सेकंड कंडीशन के अंदर आ जाए आपका नॉन वोलेटाइल, मतलब अवाष्पशील। जो मैंने कल बात भी की थी आपसे कल के लेक्चर के अंदर अवाष्पशील की, और ये आपका हो जाए वोलेटाइल, ठीक है, मतलब वाष्पशील। तो ये दो कंडीशन पढ़ेंगे और इन्हीं दो कंडीशनों के लिए राउल्ट का लॉ भी है। याद रखना, राउल्ट का लॉ दोनों कंडीशन के लिए है। और मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, मैक्सिमम लोग इस लॉ को करते हैं या कराते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आपको मैक्सिमम लोग जब इस लॉ को कराते हैं तो वो ये वाली कंडीशन के लिए करा देते हैं, इसको नहीं कराते हैं। तो मैं आपको दोनों कंडीशनों के लिए करा रहा हूं। तो आप समझना, मैं कहता हूं मैं हमेशा जहां भी सॉल्वेंट की बात करूंगा, विलायक की बात करूंगा, उसके लिए आपको लूंगा मैं ए। जहां मैं ए वर्ड यूज करूंगा, ए जो है वो सॉल्वेंट होगा पूरे उसके अंदर, विलायक। बी शब्द में जब यूज करूंगा तो वो सॉल्यूट होगा, मतलब विलेय होगा आपका। और मैं यदि पी ए लिख रहा हूं, पी नॉट ए, तो ये होगा वीपी, मतलब वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। वीपी जहां भी सिंबल लिखूं याद रखना वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या मैं कहूं प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और आपका पीवी नॉट जो होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। ये मैं एक कंडीशन आपको दे रहा हूं, मतलब आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और ये शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है। ये किसका है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। और ये हमेशा आपको मानना है शुद्ध विलेय का वाष्प दाब।
ठीक है। तो ए किसके लिए होगा, सॉल्वेंट या विलायक के लिए, वी किसके लिए होगा, सॉल्यूट या विलेय के लिए। तब आप एक चीज समझना, मैं आपको एक कंटेनर लेता हूं जिसके अंदर आपका ए है, ए मतलब आप समझ गए सॉल्वेंट या विलायक। दूसरा लेता हूं जिसके अंदर आपका वी है। अभी दोनों ही किस रूप में हैं, दोनों ही आपके प्योर हैं, मतलब दोनों ही आपके शुद्ध हैं। तो यहां से देखो, आप जब इसको गर्म करोगे तो इसकी वाष्प में बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ये वाष्प। तो ये वाष्प क्या करेंगे, कल जो मैंने आपको बताया था वेपर क्या करेंगी, ये वेपर आपकी इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगी। तो ये जो प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर, ये प्रेशर कहलाएगा, ध्यान समझना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होगा वो PA0 होगा। ठीक है, वो क्या होगा, PA0 होगा। अब PA0 की जो वैल्यू है उसके लिए यदि मैं बात करूं शुद्ध विलेय के लिए, तो इसको जब आप वेपराइज करोगे, इसमें से भाप वाष्प बनना शुरू होगा, तो ये इस पे दाब लगाएंगी, तो उसका वेपर प्रेशर मैंने क्या माना है, PB0। अब हम एक कंडीशन करते हैं कि विलेय और विलायक दोनों को ऐड कर देते हैं। अब जब जिन दोनों को मिला देते हो तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो बनता है उसमें आपने, इसमें देखो ए के पार्टिकल भी हैं और इसमें काय के पार्टिकल हैं, बी के पार्टिकल भी हैं। तो आप ध्यान समझना, यहाँ ए वेपर जो बनेगी, अब दो कंडीशन है, ध्यान समझना। पहली कंडीशन है जिसमें दोनों ही वाष्पशील हैं, वोलेटाइल हैं, तो मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। अभी कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूं, पहला, जब दोनों ही वोलेटाइल हैं, वाष्पशील हैं। तो ये दोनों ही वाष्पशील हैं, तो ए के पार्टिकल भी होंगे और इसमें ऐसे समझ लो, मैं ब्लैक पेन से ए के लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ए के बने, और ब्लू पेन से लिख दे रहा हूं बी के। तो 1 2 3 ये आपके काय के बने, बी के। तो यहां देखो कि इसका जब विलयन के रूप में दोनों जाए, ये किसके लिए सिंबल दिया था मैंने, PA शुद्ध विलायक के लिए। अब जब दोनों ही आपके किसके लिए जाए बेटा, दोनों ही आपके जब विलयन में आ जाए A और B, तो इसका वाष्प दाब माना जाता है A का PA और इसका माना जाता है वाष्प दाब या वोलेटाइल वेपर प्रेशर PV। तो ये PA, ये PB, तो ये कहलाता है इनका वाष्प दाब। अब ध्यान से समझना, यहां पर राउल्ट ने एक लॉ दिया, क्या दिया, लॉ। अब राउल्ट ने जो 2 लॉ दिए, अब मैं उन 2 लॉ की आपसे बात करूंगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ क्या क्या लेना है सिंबल। ये PA जब विलयन के रूप में हो तब, P0A मतलब जब शुद्ध हो, जब सॉल्यूशन ना बनाया हो तब। ये PB कब लेना है, जब सॉल्यूशन बना लिया हो तब। और जब P0B कब लेना है, जब सॉल्यूशन ना बनाया हो तब, उससे पहले की स्थिति में। तो अब हम दोनों कंडीशनों के लिए राउल्ट के नियम की बात करेंगे। तो मैं एक चीज और आपको समझा दूं, यहां बात करो कि किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मोल प्रभाज निकालना हो, एक्स ए का निकालना हो या बी का निकालना हो, तो आप एक बात बताओ, मोल प्रभाज क्या होता है। जैसे मान लो ए के अणु N1 है और बी के अणु N2 है, तो ये क्या होगा, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। तो यदि आपको A निकालना है तो टोटल अणु वाष्प में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी वैल्यू तो दोनों को टोटल करके कितना आ जाएगा, 8। तो बटे में तो दोनों के 8 ही रहेगा, समझना इस बात को, बटे में तो दोनों के ही 8 रहेगा। लेकिन इसके लिए A के लिए कितना आएगा, 1 2 3 4 5, और इसके लिए कितना आएगा, 3। तो ये 5/8 ज्यादा बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है 3/8। तो हमको क्या समझ में आया कि जिसकी वाष्प ज्यादा बन रही है उसका ही मोल फ्रैक्शन ज्यादा आ रहा है, उसका ही मोल प्रभाव ज्यादा आ रहा है। तो जिसके वाष्प ज्यादा बन रही है और जिसका मोल प्रभाव ज्यादा आ रहा है, तो जिसके वाष्प के अणु ज्यादा हैं तो प्रेशर भी वही ज्यादा लगाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भैया कि जो भी विलयन है, जो भी घटक है, जो वोलेटाइल है, वाष्पशील है, जिसकी वाष्प आप बना सकते हो, वो वाष्पशील विलयन जब वाष्पित होगा, मतलब वेपर बनाएगा, तो उसमें जितना ज्यादा उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी उतना ही उसका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, ये बात आपके
राउल्ट ने कही। तो इसी बात को हम दोनों कंडीशनों के लिए अब आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट हम देखते हैं इस चीज के लिए, आप इन सिंबल को नोट कर लो कहाँ क्या लेना है ना। ये आपका पी ए जो लेना है ये सॉल्यूशन के बाद, और ये पी बी भी जब लेना है सॉल्यूशन के बाद। ये सिंबल फटाफट नोट कर लो, फिर हम चलो भैया और भाइयों, उतार लिया होगा तुमने, आगे बढ़े। तो राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। जिन्हें आवे जो उतारा उससे पहले कहानी समझ में नहीं आई हो तो क्या करें, टेंशन मत लो, आराम से आएगी, एक बार और एक्सप्लेन होगी यहाँ, ठीक है। बहुत इंट्रोडक्शन था, भयानक टाइप का ट्रेलर। देखो हम राउल्ट के नियम की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसी कंडीशन में। मैं कह रहा हूं कि when solute and solvent both are वॉल्युबल, ठीक है, दोनों ही आपके क्या किए जा सकते हैं, वाष्पित किए जा सके, ठीक है। हम कह सकते हैं कि विलय, जब हेडिंग लगा रहा हूं बस, जब विलय, हम मिले तुम मिले, जब विलय एवं विलायक दोनों वाष्पशील हो, ठीक है। चलो दोनों वाष्पशील हो तो क्या होगा, तो हम कुछ चीजें मान लेते हैं। तो पहले तो हम राउल्ट के नियम की बात कर लें, है ना। राउल्ट के नियम की बात कर लें तो मैं आपको एक राउल्ट का नियम लिख रहा हूं, वो इसके लिए लिख रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वो दोनों जगह अप्लाई किया जा सकता है। नॉन वॉलेटाइल में अप्लाई किया जा सकता है, वहां थोड़ा सा मैं उसको चेंज करके भी लिख देता हूं, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि एट, पहले राउल्ट का नियम लिख लें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर पे अपन बात करें, ऐसा नहीं कि उसको बढ़ाते घटाते रहें। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ सॉल्यूशन the partial vapor pressure of each volatile substance are directly proportional to that mole fraction, कि निश्चित ताप पर, हिंदी वालों के लिए लिख दूं, निश्चित ताप पर किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज समानुपाती होता है। कैसे आया ये, ठीक है। ये राउल्ट का नियम हम दोनों के लिए ये लिख सकते हैं, मतलब नॉन वॉलेटाइल जब एक रहेगा तब भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अभी ऐसे समझो। मैं कहता हूं हमने एक कंपोनेंट लिया, उसमें ध्यान समझना, ये बिलियन है। अब बिलियन के अंदर आपका ए भी है और बी भी है। मैंने बताया था ए मतलब आपका सॉल्वेंट या विलायक और बी मतलब विलेय या सॉल्यूट। अब जब आप इसमें वाष्प बनाना स्टार्ट करोगे तो यहाँ ये ब्लैक कलर के जो कंपोनेंट हैं वो वाष्प बना रहे हैं आपके ए की, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर के आपके कंपोनेंट हैं ये वाष्प बना रहे हैं आपके
बी की। ठीक, तो अब मैं कह रहा हूं कि इसका मोल फ्रैक्शन, तो ध्यान से समझना, ये वाष्प दाब क्या होता है, कल की वीडियो में मैंने बताया था वाष्प दाब क्या होता है कि ये जो वाष्प के अणु हैं, ये वेपर के मॉलिक्यूल हैं, ये जो प्रेशर इस पे लगाते हैं सॉल्यूशन पे, वो वाष्प दाब कहलाता है। और ये पार्टिकल जितने ज्यादा होते हैं वाष्प दाब उतना ही ज्यादा लगता है। समझ गए? ये पार्टिकल जितने ज्यादा होते हैं वाष्प दाब उतना ही ज्यादा लगता है, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा लगता है। पहली चीज। अब मैं मान लूं कि यदि आप ए के मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो एक्स ए से शो करोगे, और बी के मोल प्रभावी निकालोगे तो अब भी मैंने बताया था एक्स बी से शो करोगे। तो अब मैं आपसे बात करूं, इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बी का आंशिक दाब क्या होगा, मैंने बताया बिलियन में जब होता है तो नोट नहीं लगाते, डायरेक्ट लिख देते हैं। और इसका क्या होगा, पी ए। तो देखो पी ए किसका ज्यादा है, जिसके पार्टिकल ज्यादा। तो देखो 1 2 3 4 5 पार्टिकल हैं और इसके 1 2 3 4, मतलब आप देख रहे हो कि पी ए ज्यादा है और पी बी कम है। ठीक है, ये तो आप देख रहे हो, क्यों? क्योंकि जिसके पार्टिकल ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा लगेगा। अब यदि मोल की दृष्टिकोण से लो और इसको 1 मोल मान लो एक पार्टिकल को, तो N1 इसके ए के वाले के पार्टिकल कितने, 1 2 3 4 5 ऊपर, जितने जिसके मोल होते हैं वो ऊपर आता है, और टोटल जितने बिलियन में मोल होते हैं वो नीचे आते हैं। टोटल वेपर में मोल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5/9। इसके कितने हैं नीचे, 4/9। वैल्यू कौन सी बड़ी, ये देखो, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है उसका ही एक्स से ज्यादा है। समझ गए? उसका ही मोल प्रभाव या मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। तो यही ये राउल्ट ने कहा है कि जितने भी वाष्पशील विलेय हैं उनके घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। मतलब जैसे एक घटक आप ए ले लो, तो एक ए जो है कंपोनेंट है, ए जो कंपोनेंट है सब्सटेंस या कंपोनेंट भी लिख सकते हो, कंपोनेंट है, उसका पार्शियली प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पी ए समानुपाती होगा एक्स ए के और पी बी समानुपाती होगा एक्स वी के। ये राउल्ट का नियम कहता है, जो घटक है उसके ही मोल प्रभाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, तो करते हैं प्रूफ। ठीक है, मिटाते हैं इसको। बहारों फूल बरसाओ, राउल्ट का नियम आया है। राउल्ट, हाँ, तो हमने मान लिया कि लेट बात मत कहना इसको, है ना सर, कैसी बात, माना कि आप मान लो कि आप बोल सकते हो कि पार्शियल, या मैं सीधा कह सकता हूं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट मैंने क्या कहा था, आप पी बी मानो, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब माना विलेय का आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, ये मान लिया। अब ऐसे ही आप बोलोगे सॉल्यूट का, और अगला काय का, ये पूरा का पूरा लिखाएगा, फिर सॉल्वेंट उसका मान लोगे पीबी। ठीक है, और इसमें आप बोलोगे विलायक का। ठीक है, ये विलायक का मोल प्रभाव कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पीबी, एक मिनट उल्टा लिख दिया, ये पीबी और ये पी ए। ठीक है, ये इसका आंशिक वाष्प दाब होगा, सॉल्यूट का पीबी मानने का कहा था और इसका मान लिया आपने पी ए। अब इसके मोलों की संख्या मान ली, मोलों की संख्या इसकी मान ली, सॉरी मोल फ्रैक्शन ही मान लो, मोल प्रभाज, इसका मोल प्रभाज मान लिया आपने एक्स ए, मोल फ्रैक्शन लिख दोगे आप, मैं बोल दे रहा हूं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और आप इसके मोल फ्रैक्शन मानोगे तो कितना आएगा, इसके मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्यूट के, इसके मान लो आप एक्स पी। ठीक है, इसके एक्स ए और इसके एक्स बी, मतलब मोल प्रभाव इसका एक्स ए मान लो। समझ में आ गया होगा, फिर से बोल दे रहा हूं कि माना विलेय का आंशिक दाब वाष्प दाब
PV है और मूल प्रभाज XB है। मीन्स कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज PV एंड मोल फ्रैक्शन इज XB। देन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज PA एंड मोल फ्रैक्शन इज XA। और इसके बाद आप मान लोगे कि विलेय का आंशिक वाष्प दाब PA और मूल प्रभाज XA है। तो अब भी राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जो घटक है, जो भी कंपोनेंट है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा XA के। ठीक, ऐसे ही आप PB लोगे तो ये भी काय के होगा XB के। तो अब मैं इसको लिखूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं PA बराबर KXA, क्योंकि समानुपाती हटेगा तो K लगेगा। अब मुझे मानना है कि यहाँ K की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो K की वैल्यू के लिए आप मैं बोल देता हूं कि इफ सॉल्वेंट आर प्योर, मतलब शुद्ध विलायक की स्थिति, शुद्ध विलायक ले लिया। तो आप ध्यान से समझना, शुद्ध विलायक क्या कहता है। आप तो एक नियम तो जानते हैं ना, XA प्लस XB बराबर कितना होता है 1। हम जानते, ये तो जानते हैं ना, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं XA प्लस XB बराबर 1। तो सॉल्वेंट शुद्ध है, उस कंडीशन में आप एक चीज समझ सकते हो, शुद्ध विलायक का मतलब क्या है, उसमें विलेय नहीं मिला। मतलब जो सॉल्वेंट आपका प्योर है, जैसे आपने पानी का सॉल्यूशन बनाया और उसमें नींबू का रस डाल दिया, वो एक विलेयन बन गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब दोनों अलग अलग थे, नींबू का रस अलग था तो वो शुद्ध विलेय था या प्योर सॉल्यूट था, और जब पानी अलग था तो वो प्योर सॉल्वेंट था या प्योर विलायक था। तो उस कंडीशन में मैंने बताया PA हमेशा शुद्ध की स्थिति में काय के बराबर होगा P0A। मतलब आपका जो शुद्ध विलायक है वो PA होगा P0V की स्थिति में। जब विलायक शुद्ध है तो वो P0 की स्थिति में होगा। और यदि आप शुद्ध विलेय की कंडीशन लोगे तो PB P0V के 0 बराबर होगा। अभी मैं इस पर ही बात करता हूं, PA काय के बराबर P0 0 के बराबर हो गया। दूसरी कंडीशन कि जब शुद्ध विलायक है, मतलब उसके अंदर विलेय है ही नहीं, तो हमने जाना है कि टोटल विलेयन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1। हम जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर कितना होता है 1, लेकिन आपका XB क्या है 0। क्यों 0 है? क्योंकि बेटा इसमें शुद्ध विलायक की जब आपने कंडीशन ले ली, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, शुद्ध विलायक मतलब प्योर वाटर ही है, वाटर के अंदर कुछ है ही नहीं, विलेय है ही नहीं, सॉल्यूट है ही नहीं, तो XB तो होगा ही नहीं ना। तो यहाँ XB कितना रख दो 0, तो XA कितना आ जाएगा 1। तो जब XA बना गया, P0 0 बना गया, तो इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब आप कहो इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, तो 1 क्या कह रहा है PA बराबर KXA। तो PA को क्या लिख सकते हो P0A, P0A, और इसको क्या लिख सकते हो XA को 1K, और XA को लिख सकते हो इंटू 1। तो P0A बराबर क्या हो गया K। फिर से समीकरण 1 ले लो। समीकरण 1 क्या कहता है PA, K की जगह रख दो P0A इंटू XA। इसी प्रकार हम कह सकते हैं लाइक दैट इसी प्रकार आपका PBV काय के बराबर हो जाएगा P0V और XB। अच्छा, PB निकालोगे ना तो यहाँ शुद्ध विलायक भी लिख सकते हो और शुद्ध विलेय भी लिख सकते हो, है ना। तो वो B के लिए हो जाएगा, यहाँ XA 0 हो जाएगा, और पूरा इसी तरीके से PBV काय के बराबर हो जाएगा P0 0। तो ये राउल्ट के नियम की कहानी थी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। एक महोदय आ गए जिनका नियम इसमें बीच में एक रोड़े की तरह आ गया। वो नियम था डाल्टन का। किसका? डाल्टन लॉ, डाल्टन का नियम। डाल्टन ने क्या कहा था कि भैया कोई गैस है, कोई गैसों का विलयन है या कोई विलयन है, तो उस विलयन के लिए उन्होंने कहा था, गैसों का हो द्रव का हो, विलयन के लिए उन्होंने कहा था कि विलयन के अंदर जितने घटक हैं, जितने कंपोनेंट हैं, उनका जो वाष्प दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, वो सब जो है उसका टोटल कर दो तो पूरे विलयन का वाष्प दाब निकल के आ जाता है। क्या बोला था कि भाई साहब
किसी बिलियन में, सीधी समझना, बिलियन में 2 घटक हैं तो दोनों का टोटल कर दो तो पूरा निकल आए। जैसे बिलियन मतलब एक फैमिली समझ लो, अपना घर है, घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, चारों की इनकम जोड़ दो तो पूरे घर की इनकम नहीं निकल आएगी। तो ऐसे ही है, इनमें 2 लोग हैं ए और बी, तो ए का और बी का दोनों जोड़ दो टोटल बिलियन का निकल आएगा। तो हम मान लेते हैं बिलियन का कितना हो, पी हो, बिलियन का वाष्प दाब क्या हो, बी हो। तो P हो तो क्या हो जाएगा, माना कि बिलियन का वाष्प दाब P है तो P बराबर आप लिख सकते हो PA प्लस PB। P काय के बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर। ये डाल्टन का नियम है, यहाँ जगह नहीं तो मैं लिख देता, नोट्स में आपको लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, P बराबर PA प्लस PB। अब यदि मैं आगे बात करूं तो PA की वैल्यू क्या है, P इज नॉट ए एक्स ए, और PB की वैल्यू क्या है, P नॉट V एक्स V। ये आपका डॉल इससे निकल आएगी। आगे भी आप इतना भी कर सकते हो और थोड़ा इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कैसे आगे बढ़ाना है। देखो इसको इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं कि P बराबर PA और एक्स ए प्लस P नॉट P एक्स B, ऐसा है। इसको यदि आगे बढ़ाना है तो आप ऐसा कर सकते हो। हम एक बात तो जानते हैं, एक्स ए प्लस एक्स, इसको 2 नाम दे दो, एक्स से एक्स बी बराबर 1। तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स बी। बी कौन है, बिले। तो देखो बिले कम है तो इसके लिए अपन ज़्यादा बात कर लेते हैं। तो ये क्या कंडीशन बन जाएगी, P बराबर P नॉट ए, और एक्स ए का मान रख दो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट V एक्स बी, गुणा कर दो। P बराबर P नॉट ए माइनस इसमें करेंगे तो P नॉट ए एक्स बी प्लस इसका गुणा तो अब हो गई नहीं, ये पूरा आ जाएगा P नॉट V एक्स बी, ठीक है। तो P नॉट ए, इसमें से देखो आप माइनस कॉमन ले लो यहां से, तो ये हो जाएगा P नॉट ए, एक्स ए बी भी अपन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस P नॉट V। इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बन जाएगा नॉट के कंडीशन में, ठीक है। एक को PB ले लिया, एक को नॉट ले लिया, तो ये भी एक राउल्ट के नियम की ही कंडीशन आपको बन के आ जाती। तो ये राउल्ट का नियम था उस कंडीशन में जब आपकी कहानी कैसी हो, कैसी बोलो, जब दोनों ही वोलेटाइल हो, वाष्पशील हो। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आप इसको नोट करो, पानी आनी पी लूँ, पसीने सीने पहुँच लूँ, है ना। जब भी आप पानी आनी आप भी पी लो, है ना। और कई लोगों कीड़ा काट रहे होंगे, भैया कीड़ा दूर रहना, पढ़ते रहना, है ना। नोट करो जब तक मैं पानी आनी पी के आता हूँ। चलो पिया पानी, हमने पी लिया। पहले ग्राफ सीख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसका ग्राफ बोला जाता है कि भाई साहब आप राउल्ट के नियम के लिए P ए जो है वो P नॉट ए और एक्स ए के बराबर है, और PB जो है वो P नॉट V और एक्स बी के बराबर है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो देखो आपके पास 2 एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस पे जो है वो ले लेते हैं इस पे मोल फ्रैक्शन। क्या ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। ग्राफ जब भी बनाए इसमें ले लें मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज, मजा आ गया। और बाय एक्सिस पे है, ये जो बाय एक्सिस है बाय, इस पे हम ले लेते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक। मैंने 2 क्यों लिए, 2 अलग अलग विलयन है ना। अब देखो ध्यान से समझना, यदि मैं किसी कंडीशन में लिख दूं x बराबर 1, जब शुद्ध विलायक की कंडीशन, ध्यान समझना, शुद्ध विलायक मतलब P नॉट ए, इसको मैं यहां पे शो कर दूं P नॉट ए शुद्ध विलायक, और इसको मान लूं शुद्ध विलेय, इसको मान लूं P नॉट V, ठीक है। तो शुद्ध विलायक जहां होगा वहां मैंने अभी बताया था, जहां प्योर सॉल्वेंट बेटा जहां होगा वहां प्योर सॉल्वेंट का मतलब है उसमें विलेय मिला ही नहीं है, मतलब सॉल्यूट है ही नहीं। तो सॉल्यूट नहीं है तो एक्स भी क्या हो जाएगा,
0, तो जहां एक्स बी 0 हो गया तो कंडीशन आपको पता ही है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। एक्स बी 0 हो गया तो एक्स ए कितना आ जाएगा 1। तो यहां जब पी नॉट बी है तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर हो जाएगा 1 और एक्स ए बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, यहां आप ले रहे हो मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। मैं आपको एक बात बता दूं, आप इसको इधर भी ले सकते हो उधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे ले सकते हो। बस इतना करना है, यदि a इक्वल टू 1 उधर ले जा रहे हो और एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0 तो पी नॉट ए को भी उधर ले जाना। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, नियम क्या है एक्चुअल में कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, जितना एक्स ए बढ़ेगा उतना भी पी ए बढ़ेगा। तो यहां पर एक्स ए कितना है 1 है, मतलब मैक्सिमम होगा। यहां एक्स ए कितना है 0, जब एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई तो ध्यान से समझना, यहां पर एक्स ए 0 रखो तो पी नॉट ए बराबर 0, तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा 0 आएगा। समझना ध्यान से, पी ए बराबर कितना आएगा 0। तो ये कंडीशन किसको बता रही है 0 को, ये भी कंडीशन किसको बता रही है 0 को। ठीक है, और अब जब आप एक्स ए बराबर 1 रखोगे, ठीक है, मैं क्यों ले रहा हूं, पहले एक्स ए की कंडीशन समझाना चाह रहा हूं। एक्स ए बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा पी ए बराबर पी नॉट ए, और एक्स ए की जगह कितना रखो, ध्यान से फिर से समझो, ये बना लिया। इसके बाद क्या करना है, यहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये वाला इक्वेशन उठाना है। पहले आपको रखना एक्स ए बराबर 1, तो मैंने एक्स ए की जगह 1 रख दिया, तो पी ए बराबर कितना आ गया पी नॉट ए। पार्शियल आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर कौन, वेपर प्रेशर कौन बता रहा है ये, तो पी ए की वैल्यू क्या है के बराबर पी नॉट ए, तो यहाँ डॉट लगा दो, इसके बराबर हो गई। ठीक है, समझना आप ध्यान से, आप ग्राफ बनाते हो 10वीं में सीखा होगा। अब एक्स ए बराबर रख दो 0, ठीक है, तो एक्स ए 0 रखोगे तो पी ए बराबर P0A और एक्स ए की जगह 0, तो पी ए बराबर कितना जाएगा 0। तो इस बार पी ए आई थी तो यहाँ डॉट लगाए, अब कितनी आई 0, तो यहाँ डॉट लगा दो। और आपने 10th में पढ़ा ग्राफ बनाते थे तो जहाँ दोनों पॉइंट आते उनको मिला देते, इसको इससे मिला दो, ग्राफ बनाने का आसान तरीका। अब आपको निकालना है पी बी की वैल्यू, तो पी बी में आप रखोगे पी नॉट वी और एक्स बी कितना है 1, पहले तो 0 है तो 0 रखोगे तो पी बी कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ डॉट लगेगा। दूसरी बात आपकी आएगी पी बी बराबर पी नॉट वी, एक्स वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो पी वी बराबर पी नॉट वी। तो अगला पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ, इन दोनों को मिला दो। ठीक है, ये बन गया ग्राफ, और ये जो रेखा इन दोनों को मिला रही है ये होगी P बराबर पी ए प्लस पी बी। यहाँ बस इतना लिख देना इन दोनों को मिला के, ये बन जाता है आपका ग्राफ। ठीक है, अधिकतर लोग तो आप पढ़ने जाओगे तो ग्राफ ही नहीं समझाएंगे, हो गई। और मैंने अभी जो राउट का नियम कराया वो भी बहुत मुश्किल है कराएं, हो सकता है कई एक कराते हैं, दोनों बहुत कम कराते हैं। अब मैं आपको दूसरा पैटर्न कराता हूँ, करते हैं, चलो। राउल्ट भाई साहब, दूसरी कंडीशन कि व्हेन कि सॉल्यूट जो है वो विलेज जो है वो कैसा हो, नॉन वॉलेटाइल, मतलब अवाष्पशील हो। ठीक है, और विलायक कैसा हो, सॉल्वेंट कैसा हो, वाष्पशील हो। तो एक अवाष्पशील एक वाष्पशील होता है, तो उसके लिए कल भी कहानी मैंने समझाई थी, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसका लॉ सीधा लिख लो आप, मैं बोल दे रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा कि निश्चित ताप पर आप वो भी लिख सकते हो जो मैंने अब भी लिखवाया था, इसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और लिख सकते हो कि निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये भी एक लिख सकते हो, और दूसरा भी जो मैंने पहले बताया था वो भी वही कंडीशन है, इसमें भी ध्यान से समझो।
आपने जो सॉल्यूशन बनाया है अब उसमें जो वाष्प बनेगी वो सिर्फ एक ही बनेगी। किसकी बनेगी? एक ही। मतलब यहां जो भी जनरेट होने वाला है वो Pa होगा। क्यों Pa होगा? यदि A और B का विलयन है तो B तो अवाष्पशील है, नॉन वॉलेटाइल है, अवाष्पशील, इसकी वाष्प बनेगी ही नहीं, तो इसका वाष्प नहीं बनी तो वाष्प दाब ही नहीं लगेगा, दाब नहीं लगेगा तो Pb की वैल्यू कितनी आएगी? 0। Pb होगा ही नहीं। तो इसलिए इस अपन राउल्ट का नियम से क्या कहते हैं? Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। ठीक है। अब यहाँ इसकी वाष्प ही नहीं बनी तो आप XA जब निकालने जाओगे, नीचे कुछ भी हो ऊपर की वैल्यू तो 0 आएगी। जो आप नीचे n1 + n2 लिखो तो ऊपर तो 0 ही है, क्योंकि है ही नहीं, तो XA भी 0 होगा। तो इसलिए आप क्या लिखोगे? 0 समानुपाती 0, ये लिखोगे ना। आप ये लिखते थे ना Pb, अब भी देखा अपन ने XB, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो इसलिए डायरेक्ट क्या है? राउल्ट का नियम अवाष्पशील या नॉन वॉलेटाइल के लिए क्या निकलता है? Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। मतलब आप क्या कह सकते हो? ये क्या है? ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है आपका? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब विलायक का वाष्प दाब, और ये किसका है? विलायक का मोल प्रभाज। तो हम क्या कह सकते हैं? किसी अवाष्पशील विलयुक्त विलयन में a non volatile solute present in a solution, then क्या कह सकते हैं कि विलायक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये कह रहा है ना, विलायक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। मतलब कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये कहता है। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं, वही कहानी है, यहां तक हमने ले आए। वो मानना आना जो पहले माना था वही मानना है ना इसमें, कि Pa क्या है, XA क्या है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, वही मानना है आपको। ठीक, तो इसके लिए अब मैं आपसे बात करूं, Pa बराबर हो जाएगा KXA, अब भी निकाला था। अब मैं K की वैल्यू निकाल लूं तो मैं मान लूं शुद्ध विलायक के लिए फॉर प्योर, फॉर अब भी जो माना था वैसे प्योर सॉल्वेंट, वही का वही है, रिपीट करना है यहाँ, तो वही का वही। तो आपका Pa कितना हो जाएगा? P0A अब भी बताया था वैसे ही, और आपका XA बराबर 1 हो जाएगा जैसे अब भी बताया था वैसे ही। तो ये हो जाएगा Pa बराबर इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से Pa बराबर हो जाएगा बेटा K इंटू P0A। Pa की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P0A बराबर K इंटू X, A की वैल्यू आ जाएगी 1, तो P0A का के बराबर हो जाएगा K। ये K की वैल्यू आ गई। अब फिर से आपको इक्वेशन नंबर 1 लेना है। इसमें Pa की वैल्यू तो Pa और K की वैल्यू क्या रखना है? P0A, और ये आ जाएगा XA। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो दिमाग नहीं लगाना है कि इसी प्रकार Pb बराबर, Pb हो है ही नहीं तो आएगा कहाँ से, तो बस यहाँ तक वही करना है, उसके बाद छोड़ देना, इसके बाद चेंज होगा इसी प्रकार या से लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो मैं कहता हूँ XA बराबर, या ऐसे कहें XA प्लस XB बराबर 1 होता है। चूंकि XA प्लस XB बराबर 1, तो हम कह सकते हैं XA है हमारे पास, तो हम क्या कह सकते हैं? XB बराबर 1 माइनस XA। XB की वैल्यू इसको उधर ले गए, रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप कह सकते हो Pa बराबर P0A माइन, और कोष्टक में XA की जगह 1 माइनस XB। एक मिनट, उल्टा कर दिया, XA बराबर 1 माइनस XB, क्योंकि XA की वैल्यू निकालना ना, तो XA। तो यहाँ गुणा करेंगे आप P0A, गुणा करेंगे 1 से तो P0A आएगा, माइनस इससे गुणा करेंगे P0A XB, ये माइनस का है, इस साइड ले आओ। ठीक है, तो बेचारा प्लस का हो जाएगा। तो P0A XB बराबर P0A, और ये प्लस का था Pa, तो इसको उधर ले जाओ। ये तो आपको पता ना P0A क्या है, कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब।
तो यहां आप देखोगे कि एक्स बी की वैल्यू क्या आएगी, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, पक्षांतर कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको कहानी बताता हूं। यहां दो परिभाषाएं बन चुकी हैं। पहला कि किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में, मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो विलेय है, मतलब सॉल्यूट है, उसका मोल फ्रैक्शन आपका एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। ये मैं आपको यहाँ भी कराया, यहाँ लिखते चलना है ना। एक्स ए आपको क्या है वो मान लेना, ऊपर जो माना था वो सारी चीज़ें, एक्स ए पी ए मान लेना, एक्स ए मान लेना, एक्स बी मान लेना, पी बी मत मानना क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। जो पिछली बार माने थे उनमें से जितने सिंबल यहाँ यूज़ हुए उन सबके लिख लेना, लेट क्या है शुरू में ही। तो यहाँ निकला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का सॉरी विलेय का, वो आपका किसके बराबर है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर है, इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या होता है रिलेटिव वेपर प्रेशर, समझना। जो आपको यहाँ ऊपर एक जगह लिखा हुआ है पी नॉट ए माइनस पी ए, अवनमन मतलब क्या होता है, कमी। तो ये काय का वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मैंने कल बताया था ज्यादा होता है, और सॉल्यूशन का क्या होता है, कम। तो ये शुद्ध विलायक का था, और ये तब आया पीए जब वो विलयन में बदल गया सॉल्यूशन में। ये अभी बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में, पीए क्या होता है। दोनों को घटा दो, ज्यादा में कम घटाओगे दोनों का अंतर निकल आएगा। ये तो दोनों की कमी आ गई। तो ये बताता है इस डेफिनेशन के अंदर वेपर, जो आपका वेपर प्रेशर में कमी आई है, लोअरिंग वेपर प्रेशर बताता है, ये वाष्प दाब में कमी या अवनमन को बताता है। और ये बताता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को। इसको लिख लेना, ये किसको डिनोट कर रहा है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। और आपका पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये जो बता रहा है वो बता रहा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये सिर्फ किसको बता रहा है, अवनमन को। और ये किसको बता रहा है, आपेक्षिक अवनमन को। मतलब ये बता रहा है आपका लोअरिंग वेपर प्रेशर को, और ये बता रहा है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को। तो इस हिसाब से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द रेशो ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, है ना। कि शुद्ध जो बात कर सकते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन और विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो ये था राउल्ट का नियम। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आगे की वीडियोस के अंदर बात करेंगे। उसके बाद आएगा और भी कहानियाँ, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस के बाद आगे की कहानियों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वैसे ही वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही, ढक्कन गिर गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करें ध्यान से कि जो कराया है इसको अच्छे से करते ना, और बहुत आईएमपी और साथ साथ नोट्स बनाते चलें, है ना। कॉपी पेन लेके बैठा करो, ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और बैठ गए पढ़ने समय। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही बार बार पॉज करके आगे पीछे करके देख सकते हैं। अच्छा, इसका भी ये फ़ायदा है वीडियो से पढ़ने का कि कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, थैंक